नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जब खोजी पत्रकारिता में बरसों तक मिसाल कायम करने वाले एक संपादक को रेप की कोशिश के आरोपों में जेल जाने की नौबत आ गई है। तहलका के संपादक तेजपाल के खिलाफ रेप का केस दर्ज हो चुका है। गोवा पुलिस उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में है और उधर तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी अपने बॉस पर लगे घिनौने आरोपों के बाद भी शर्मनाक दलीलें दे रही हैं। उस बहादुर लड़की पर भी सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है जिसने अपने बॉस और अपने पिता की उम्र के उस शख्स की हरकतों को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत जुटाई। उस लड़की के साथ तेजपाल ने गोवा के एक होटल की लिफ्ट में ऐसी हरकत की है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते और हम सब कुछ जानकर भी आपको बता नहीं सकते। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजपाल को उनकी दरिंदगी की कड़ी सजा मिल पाएगी? तेजपाल को बचाने के लिए शर्मनाक दलीलें क्यों दी जा रही है? तेजपाल की बनाई कमेटी, तहलका की बनाई कमेटी की जांच पर कौन यकीन करेगा? और प्रायश्चित की बात करने वाले तेजपाल इस घटना के बाद खुद क्यों नहीं सामने आते? तेजपाल का बचना तो अब करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन ऐसे ही संगीन आरोपों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी हैं। पूर्व जज पर लॉ ग्रेजुएट लड़की ने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का पैनल इस मामले की जांच भी कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि छेड़खानी के आरोपी पूर्व जज पर क्या कोई कार्रवाई होगी? और मामला जब पूर्व जज का है तो चौतरफा चुप्पी क्यों है? देश की 2 बड़ी शख्सियतों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत कराने वाली लड़कियों को क्या इंसाफ मिल पाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तेजपाल ने लड़की के साथ गोवा में रेप की कोशिश की थी, लिहाजा गोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन शोमा चौधरी अब अपने बॉस और चीफ एडिटर तेजपाल के बचाव में शर्मनाक दलीलें दे रही हैं। The unconditional apology was extended to her by Tuesday. Further to this, he stepped down because my sense was that regardless of the differing versions, whether it was consensual or non-consensual, as a leader of institution, he had transgressed. And in addition to her, he had betrayed the faith of other journalists, so he stepped down. दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जिन पर 2 महिला इंटर्न के यौन शोषण का आरोप है, मगर इस मामले पर चौतरफा चुप्पी है। दरअसल 11 नवंबर को एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में एक महिला इंटर्न ने पूर्व जज पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए लिखा, पिछले साल दिसंबर में दिल्ली जब निर्भया रेप केस के बाद सुलग रही थी, उन्हीं दिनों मैं अपने दादा की उम्र वाले उस रिटायर्ड जज से मदद मांगने होटल के कमरे में गई तो उन्होंने मेरा यौन शोषण किया। महिला इंटर्न के इन आरोपों के बाद चीफ जस्टिस ने 3 जजों की जांच कमेटी बना दी। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम ने अपने आदेश में कहा कि हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। इस संस्था का प्रमुख होने के नाते मैं चिंतित हूं और जानना चाहता हूं कि आरोप सच्चे हैं या नहीं। चीफ जस्टिस के फैसले के बाद पीड़ित महिला इंटर्न ने कहा कि उसे 3 जजों की इस जांच कमेटी पर पूरा भरोसा है और वो अपने आरोपों पर कायम है। पीड़ित लड़की के मुताबिक, मैं 18 नवंबर को जांच कमेटी के सामने गई। मैंने इस केस से जुड़े सारे तथ्य कमेटी के सामने रखे। मुझे भरोसा है कि कमेटी मेरे आरोपों की गहराई से जांच करेगी। लेकिन इल्जाम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पर हैं, लिहाजा न तो कोई सियासी हंगामा है, न कोई ज्यादा बोलना चाहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज VR कृष्णा अय्यर ने जांच कमेटी से आरोपी जज और पीड़ित लड़की का नाम सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। अय्यर के मुताबिक आरोपी जज पर FIR भी दर्ज होनी चाहिए। उधर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने मांग की है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी जल्द से जल्द आरोपी जज के खिलाफ जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, ताकि ऐसा संदेश न जाए कि जब जजों पर उंगली उठती है तो जज खामोश हो जाते हैं। न्यायपालिका से जुड़ी नामी गिरामी हस्तियां भी इस मामले पर खुलकर बोलने से बच रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि अगर ऐसी एलिगेशंस हैं और ये ठीक है, जो भी एलिगेशन लड़की ने लगाई है वो ठीक है, और ऐसे और भी इंसिडेंट है तो एक्शन जरूर लिया जाएगा। जो भी कमेटी को उचित लगता है उसके बाद कार्रवाई होगी, और अगर जुर्म बनता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा होता अगर उसमें बाहर के कुछ लोग भी शामिल होते, मगर जो भी चीफ जस्टिस साहब ने उचित समझा, हम फिर भी उसकी प्रशंसा करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि यौन शोषण के आरोप पर कटघरे में खड़े पूर्व जज पर क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या आरोपी जज के साथ भी कानून को वही सलूक नहीं करना चाहिए जो दूसरे आरोपियों के साथ होता है? क्या आरोपी जज पर भी FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? और कटघरे में जब एक पूर्व जज खड़े हैं तो सब चुप क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
आपने सुना पूरी रिपोर्ट। मकसद था दो मामले के बारे में आपको बताना। एक मामला तरुण तेजपाल का, जो लगातार कल से आप न्यूज चैनल पर देख रहे हैं। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज से जुड़ा हुआ है। उस मामले में एक लड़की ने, एक लॉ ग्रेजुएट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज पर, जो उस समय जज थे, उन पर आरोप लगाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेते हुए 3 जजों का एक पैनल बनाया और कमेटी जांच कर रही है। लड़की ने अपने बयान भी कमेटी के सामने दिए हैं। सवाल वहां यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के उस पूर्व जज के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज टाइम्स ऑफ इंडिया, जो दिल्ली का बहुत बड़ा अखबार है, उसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जहां सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर आरोप लगे हैं। और तमाम तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट के जज पर लगे आरोपों के बारे में और साथ में तेजपाल के बारे में। हम शुरू करते हैं पहले तेजपाल के मामले में। आज आपको पता होगा, तेजपाल के मामले में गोवा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गोवा पुलिस कभी भी गिरफ्तारी कर सकती है। इस बीच तेजपाल को बचाने की कोशिशें चल रही है, तहलका मैनेजमेंट की तरफ से, तहलका की संपादक की तरफ से। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं विमेन एक्टिविस्ट टीना शर्मा, हमारे साथ हैं जस्टिस फखरुद्दीन, फॉर्मर जस्टिस, और उषा मेहरा, फॉर्मर जस्टिस। उषा मेहरा बहुत चर्चित जज भी रही हैं और जो 16 दिसंबर की घटना के बाद एक पैनल बना था उसकी मेंबर भी रही हैं। सबसे पहले सवाल उषा मेहरा से। मैं तेजपाल के मुद्दे से बात शुरू करने से पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर शुरू करना चाहूंगा। उषा मेहरा जी, तरुण तेजपाल के मामले में पुलिस एक्टिव है, हो सकता है कार्रवाई हो सकता है आज से कल तक उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, उस पर हम बात करेंगे, उसमें क्या कानूनी पेचीदगियां हैं। लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का भी है। जब पूर्व जज पर आरोप लगते हैं तो क्या हम उम्मीद करें कि उस मामले में भी वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे तरुण तेजपाल या देश के अलग अलग मामलों में कार्रवाई होगी? उषा मेहरा, ये आप श्योर हो जाइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने सुआमोटो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट की है ताकि जो भूतपूर्व जज है उसके खिलाफ वैसा ही एक्शन हो जो किसी साधारण नागरिक के साथ होता है। कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी कि वो भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट जज है इसलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। ये आप अश्योर रहिएगा कि कमेटी की रिपोर्ट वेरिफिकेशन के बाद जब आएगी तो उसके बेसिस पे एक्शन जरूर होगा। तो जस्टिस मेहरा, बहुत शॉकिंग नहीं है? दूसरी लड़की ने भी आरोप लगाया फिर उसी जज पर। दोनों लॉ ग्रेजुएट हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ट्रेनी है, इंटर्न है। बहुत शॉकिंग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी ऐसे ही आरोप लगे? अब यहां भी उस लड़की की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी जिसने अपनी परवाह न करते हुए या किसी की परवाह न करते हुए अपनी बात ब्लॉग पर लिखी। और सुप्रीम कोर्ट की भी तारीफ करनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया जांच की। लेकिन बहुत शॉकिंग है या नहीं जस्टिस मेहरा? ये बहुत शॉकिंग है कि हाईएस्ट कोर्ट, दी एपेक्स कोर्ट के रिटायर्ड जज के खिलाफ एलिगेशन लगी हैं, और एलिगेशन लगी हैं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आई होगी कमेटी के पास, या जो लड़की ने बयान दिए हैं उसकी वेरिफिकेशन कमेटी जरूर करेगी। इससे ज्यादा शॉकिंग क्या हो सकता है कि हाईएस्ट कोर्ट के जज के खिलाफ एलिगेशन लग रही हैं। आज के जमाने में ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि लड़कियां काफी कॉन्शियस हो गई हैं। ये नहीं कि पहले नहीं होता होगा, लेकिन आज लड़कियां काफी बोल्ड हो गई हैं और वो अपने राइट को समझने लगी हैं। लेकिन उस केस में भी लड़की एफआईआर कराने को तैयार नहीं है। जस्टिस मेहरा, आपके पास आऊंगा। जस्टिस फखरुद्दीन, उस केस में भी लड़की सुप्रीम कोर्ट के जज, इसका कारण है, मैं एक मिनट जी जस्टिस मेहरा, एफआईआर इसलिए ऐसे है कि लड़की एफआईआर पुलिस के पास इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ पुलिस भी शायद एक्शन न ले, इसीलिए लड़की श्योर नहीं थी। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुआमोटो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है तो वो लड़की ने 1 मिनट नहीं लगाया पेश होने के लिए। जी जस्टिस फखरुद्दीन, शॉकिंग कितना बड़ा है? अभी एक खबर आज ही आई है कि गोवा में भी फिल्म फेस्टिवल में भी एक लड़की ने आरोप लगाए हैं, और हाई प्लेसेज पर इस तरह के आरोप, और एक बहुत बड़े संपादक, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट देश की तकदीर लिखता है और देश को दिशा देता है और तमाम मुद्दे, और सुप्रीम कोर्ट के जज पर आरोप लगना, ये कितना बड़ा संगीन मामला है। और क्या हम, जैसा कि जस्टिस मेहरा ने कहा, कि हम आने वाले दिन में देखेंगे कि एक फॉर्मर जज के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जैसा किसी और मामले में होता है? जी, मैं आपको ये बताऊं, मैं उस दिन मौजूद था कोर्ट में 10:30 बजे, मिस्टर एमएल शर्मा ने मेंशन किया, ये अखबार जिसमें छपा था इन्होंने दिया। चीफ जस्टिस ने, जजेस ने 3 का देखा नहीं था इसको, उन्होंने कहा आप हमको दे दीजिए, विल डू इट। और 1 बजे उठे, 1 बजे के बाद 2 बजे
फिर दोबारा जब बेंच बैठी तो अटॉर्नी जनरल, मैं, शर्मा साहब और बहुत से लोग भरी अदालत में थे। अटॉर्नी जनरल ने जब मेंशन किया कि हम यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से इसको लाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमने 1 से 2 बजे तक हमने इसको गहन विचार किया, हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है और आपकी ये पिटीशन हम 15 दिन के लिए रखते हैं, लेकिन हम तुरंत, क्योंकि देखिए ये बात बहुत अच्छी, एक चीज तुरंत कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का वही किया। एक मिनट लेकिन जस्टिस जो कृष्णा अय्यर है, उन्होंने एक बात कही है आज उनके हवाले से अखबार में छपी। उन्होंने कहा कि उस जज का, जो आरोपी जज है, उनका नाम सार्वजनिक रूप से आना चाहिए। अगर आप किसी भी काम में हैं, नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पत्रकार हैं, आपका नाम आता है, अगर फॉर्मर जज हैं और प्रथम दृष्टया आरोप है, तो उनका नाम सामने आना चाहिए। ये एक फॉर्मर जज का ही कहना है। देखिए, ये कृष्णा अय्यर साहब ने कहा है, अब ये कमेटी के ऊपर है। मैं ये बात कह रहा था, ये कहना आपसे मेरा निवेदन ये है कि तुरंत 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की कमेटी, चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सिंघवी हैं, क्योंकि 12 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो इसके बाद नंबर 3, नंबर 4 और जो हमारे ऑनरेबल लेडी जज हैं, 3 आदमियों की कमेटी तुरंत बन गई। 4 बजे उसी दिन उन्होंने मीटिंग की। तो ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके सो मॉनिटर कर रही है। आपको बता दें कि इंदिरा जयसिंह जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पीस लिखा है, ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने लिखा है, एज ए फर्स्ट स्टेप द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑफ द 3 जजेज मस्ट बी मेड पब्लिक एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट द इंप्रेशन इज नॉट क्रिएटेड दैट द सुप्रीम कोर्ट इज शील्डिंग द ब्रदरहुड ऑफ जजेज। मतलब कहीं इसमें किसी को शक है क्या? ये इंदिरा जयसिंह जी ने लिखा है, ये इसका वो बताया। लेकिन मैं उस दिन मौजूद था कोर्ट में, भरी कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने जब अपनी पीड़ा की तो इसमें एक पॉइंट्स मैं लाना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक दो मिनट, हमको विश्वास की जरूरत है इस इंस्टीट्यूशन में। कैन आई इंटरफियर? जी एक्सक्यूज मी, कैन आई इंटरफियर? यस मैडम। ऐसे है, इंदिरा जयसिंह ने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन कमेटी ने उस बयान को 18 तारीख को रिकॉर्ड किया है और जो जो एविडेंस लड़की ने बताई होगी उसको वेरीफाई करने के बाद ही रिपोर्ट आएगी। अब जहां तक हमारा ख्याल है कि क्रेडिट देना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसने इतनी क्विक एक्शन लिया है, और कमेटी ने 18 नवंबर को बयान भी रिकॉर्ड कर ली है और उसके बेसिस पे वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स हो जाएंगे और रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। जी, आप टीना शर्मा, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, विशाखा कमेटी जो 1997 में जिसका प्रोविजन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी विशाखा कमेटीज नहीं है। जहां हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंपनीज है, वहां नहीं है, समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट में खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कोई बेंच नहीं है, कोई आपने प्रोविजन नहीं बनाया, पहली बात। दूसरी बात है कि जैसे विशाखा कमेटी का प्रोविजन है कि बाहर के लोग उसमें बैठते हैं, तो इस कमेटी में क्यों बाहर के लोग नहीं है? तो ब्रदरहुड को जो प्रोटेक्ट करने की बात अजीत जी ने कही, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। न्यूज़पेपर कह रहा है इंदिरा जयसिंह को कोट किया, कहा है, इंदिरा जयसिंह जी ने कही है। और देखिए, जब एक्यूज अगर किसी का नाम आ रहा है और उसके खिलाफ अगर विशाखा कमेटी अपने आप में एक ऑथराइजेशन कमेटी है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसके नाम सार्वजनिक, कम से कम कमेटी के नाम तो सार्वजनिक कीजिए और एक्यूज का नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए। तो इसमें आपत्ति क्यों है? और ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है, तो इसके आपत्ति है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस केस में प्रिलिमिनरी कमेटी बिठाई गई, क्या कभी ऐसा होता है? इसका जवाब लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं जस्टिस उषा मेहरा। जो इंदिरा जयसिंह ने कहा और जो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि कमेटी का नाम भी सार्वजनिक रूप से आना चाहिए और जो आगे एक्शन टेकन रिपोर्ट हो वो भी आना चाहिए। महिलाएं नहीं है उसमें, इस कमेटी में महिला होनी चाहिए। ऐसे है, कमेटी का नाम 3 में 1 है, कमेटी का नाम सार्वजनिक, जी, कमेटी का तीनों जजेस का नाम सार्वजनिक कर दिया गया है और ये सारी पब्लिक को मालूम है कि कौन कौन जजेस कमेटी में कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, कमेटी कौन सा जज इसमें इन्वॉल्व होगा, वो रिपोर्ट आप, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जी। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं, मैं दूंगा जवाब उसका, मुझे मालूम है ना, इसलिए मैडम कोर्ट में नहीं आ पाती हैं, वहां रहती मैं, क्योंकि अदालत में रहता हूँ, तो मैं आपको बताऊं। नहीं, कमेटी बनी हुई है, एक जुडिशियल ऑर्डर से जस्टिस अल्तमश कबीर साहब ने, कमेटी नहीं है, सॉरी, मैं बता रहा हूँ, आप पहले सुन तो लीजिए। थोड़ा ये बोलने के बाद जब एक्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना भी बना लिया है
उसमें कमेटी के अच्छा, ये बात उसी दिन चीफ जस्टिस साहब ने कही थी कि हमने इसका प्रोसेस शुरू किया, हमारे अपने मेंबर ना, वो एडिशनल रजिस्ट्रार की कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट के जज का मामला है, तो वो जो कमेटी है जो बनी गई है उसमें एक एडिशनल रजिस्ट्रार है, वो हैं, बाकी के लोग हैं, एक बार का मेंबर है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के मेंबर हैं, क्लर्क एसोसिएशन के मेंबर है, इन लोगों से नाम मांगे गए, ये प्रोसेस में है। इस बीच में ये घटना हो गई, लेकिन इससे पहले बाई कोर्ट ऑर्डर पूरी कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी नहीं, मेरे पास वो ऑर्डर रखे हैं। आपको ये विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं है। 1997 में गाइडलाइंस हमें ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक के बाद वापस, ब्रेक के बाद